कोविड इवेंट हुआ, ठीक है, कोविड हुआ, इतना चला, तो सिर्फ एक प्लैनेट ने नहीं किया या एक नक्षत्र ने किया, 4-5 प्लैनेट मिलके 4-5, इनफैक्ट उसमें सारे नक्षत्रों का जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा था, तब वो इवेंट हुआ। मोदी जी का तुला लग्न लेते हैं, ठीक है, पर समहाउ मुझे उनका वृश्चिक लग्न सामने आता है जो मेरी कैलकुलेशन करती है, ठीक है। और वृश्चिक लग्न वाले को समझ लीजिए उनके मन में घुस के भी उनको जाना नहीं जा सकता। स्कॉर्पियंस है, हाँ, मोदी ट्रू स्कॉर्पियंस, ठीक है। वो देखो अभी 10 साल राजनीति को नहीं छोड़ने वाले, 10 सालों तक। हाँ, अभी 10 साल को नहीं छोड़ने वाले। अब वो पोस्ट पे रहे ना रहे वो एक अलग क्वेश्चन है, पर वो 10 साल राजनीति में है, एक्टिव राजनीति में। भविष्यवाणी आपकी 400 पार वाली भी थी। 400 पार वाला मैजिक, उसके आसपास का मैजिक हो सकता है हमें इस इलेक्शन में देखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि उनके लिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन यही पीएम मोदी जी जो ट्रंप नहीं कर पाए, क्या वो कर पाएंगे? यूएस के पीछे वीज़ा की लाइन लगी रहती थी, वैसे इंडिया के पीछे वीज़ा की लाइन लगी रहेगी आने वाले 10-15 साल में। अगर आपस में इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी फॉर द ऑयल और फॉर एनीथिंग रिसोर्सेज की, तो ये समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। इनका डाउनफॉल का एक ही रीज़न रहेगा, खंड जो भारत था उसमें जो जो कंट्रीज थी वो सब सनातन की तरफ आएंगी और इंडिया से जुड़ेंगी। अभी ऐसा हो रहा है, पूछ रही हूँ इससे क्योंकि आप पूरी दुनिया में घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। इंडोनेशिया में देखिए और कई जगह बहुत रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है, पर बिगनिंग है अभी, मैं कहूँगा। पर मुझे 26 एंड 27 में पीओके जो है पाकिस्तान के पास रहता हुआ नहीं दिखता। यानी कि जो युद्ध विराम लगा हुआ है अंत होगा पीओके की वापसी से। पीओके की वापसी से, बिल्कुल बिल्कुल पीओके आएगा हमारे पास, ये तो भविष्यवाणी। आप देखिएगा पीएम मोदी के रहते रहते इस टेन्योर में पीओके हमारा पार्ट होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी जो ना सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि एज अ कोच मोर देन 72 कंट्रीज में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और उनका अपना खुद का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक साइंस नाम का इंस्टीट्यूट है और दुनिया उन्हें एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के तौर पे, वास्तु एक्सपर्ट के तौर पे, पाल्मिस्ट के तौर पे और एक कोच के तौर पे और एक स्पिरिचुअल हीलर के तौर पर भी जानती है। आइए हम स्वागत करते हैं पंडित डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच कविता जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन धर्म ज्ञान। इट्स माय प्रिविलेज। मुझे बहुत बहुत खुशी है यहाँ आकर आपके साथ अपना समय बिताने में। आपका आभार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग से आप सीधे एस्ट्रोलॉजी में कैसे पहुँच गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं कहूँगा ग्रेस है, गुरु ग्रेस है, डिवाइन्स ग्रेस है, क्योंकि बिना उनकी ग्रेस के तो ये पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल सही कहा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वर्किंग, ऑल्दो मेरे फादर भी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, तो बचपन से एस्ट्रोलॉजी का एक्सपोजर बहुत रहा मेरे को। उनको मैं देखता था, लोग आते थे और बड़ी सरलता से लोगों की क्वेश्चंस का आंसर करते थे और सॉल्यूशंस देते थे, और बाद में जो भविष्यवाणी करते थे उनका पता लगता था कि अरे वो तो बिल्कुल सत्य एकदम। तो बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से ही, बट समहाउ ये भी डर लगता था कि अरे किसी के बारे में भविष्य बताएंगे और कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो थोड़ा डर भी कहीं ना कहीं था बचपन में। तो इंटरेस्ट हमेशा रहता था, पढ़ते रहते थे, एक्सप्लोर करते रहते थे। फिर समझ लीजिए कि गुरु कृपा से हमारे गुरुदेव हैं श्री रविशंकर जी की, उनकी डायरेक्शन से एक भाई ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन है, पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व है, उनको सब जानते हैं और वो पीस और सुदर्शन क्रिया सब जगह सिखाते हैं, उनके टीचर सिखाते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ हिज टीचर। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि गुरु कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से ही मैं इस रास्ते पे आया। और
बड़ी एक जिसे कहते हैं एक ड्रीम, जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू जिसे बात करते हैं, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी करूँगा। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी इस तरह फुल टाइम करूँगा। थोड़ा थोड़ा तो हम कॉलेज में और प्रोफेशन में करते रहते थे, बट इस तरह से लोगों को सिखाऊंगा पूरी दुनिया में, ये सब उनका आशीर्वाद है। मैं ये कहूँगा कि उनके आशीर्वाद से ही ये सब फलीभूत हो रहा है। जी, और शायद यही कारण है कि ये आपके गुरुजी का आशीर्वाद है, जो आज आप देखिए एक एस्ट्रोलॉजर की तरह आपकी पहचान नहीं है, बल्कि एक कोच की तरह, एक एजुकेटर के तौर पे आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोगों के जीवन को बहुत सुंदर और सरल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एजुकेट भी कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए भी, मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती कि होती क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझ आती है, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, गोचर, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है हमारे भविष्य को बताने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बारे में बताऊंगा। देखिए क्या है कि हमने वैदिक ज्योतिष सीखा है, सब देखा है, सुना है, समझा है। तो वैदिक ज्योतिष में क्या करते हैं, हम प्लैनेट्स देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं किस घर में बैठा है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, क्या डिविजनल चार्ट में इसका कहाँ स्थिति है, किस डिग्री पे है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये एक वे ऑफ एनालिसिस हो गया, जिसमें मैं नहीं कहता, मेरे जितने दोस्त हैं, चाहे मैं दुनिया में बहुत लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई इसमें प्रिडिक्शन ज्ञान, वैदिक ज्योतिष में ऋषि पराशर ने, महर्षि बृहद पराशर ने ये पूरा लिखा है, और अगर देखा जाए तो ज्ञान इसमें बहुत अथाह है और बहुत ही अच्छा सुंदर ज्ञान है। पर मैं लोगों से पूछता हूँ, जो मेरे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, चाहे वो जूनियर हुए, सीनियर हुए, लोगों को कहीं तो जनरेशन से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कहीं को 30-40 साल हो गए, पूछता हूँ कि भाई इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बचपन से ही बॉदर करता था कहीं ना कहीं। तो कि भाई एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेटली क्या जान सकते हैं हम किसी का फ्यूचर, कि एकदम 90-95%, 99% ऐसा हो सकता है क्या? तो जब इसमें मैंने खुद में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, कई साल पढ़ा, और समझ में आया कि इसमें एक्यूरेसी तो कहीं ना कहीं 50-60% या उससे भी कम, उसके आसपास। हाँ, कुछ और विद्या को मिला लें, कोई जेमिनी मिला ले, कोई और चीज़ मिला ले, तो थोड़ा शायद और ज़्यादा एक्यूरेसी। पर सिर्फ वैदिक्स में हमारे जो फेलो लोग भी बोलते थे, जो कलीग्स भी बोलते थे, वो 60% से ऊपर नहीं जा पाते, कितनी प्रिडिक्शन करें। तो ये मेरे को अंदर ही अंदर खाया जाता था कि यार ऐसा क्यों है, क्यों, वाई कांट वी प्रिडिक्ट बिल्कुल एकदम 95-99%, ऐसा क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? तो समहाउ गुरु कृपा से, आशीर्वाद से ये विद्या प्राप्त हुई, और जहाँ बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का लीनिएज ऐसा है कि उसमें 2 तरह की नाड़ियाँ हम ज़्यादातर समझते हैं, वैसे तो कई तरह की नाड़ियाँ, बट 2 तरह की लीनिएज हैं, एक अगस्त ऋषि की, एक भृगु ऋषि की। तो अगस्त ऋषि में हम देखते हैं कि थंब इम्प्रेशन, हाँ आपने सुना होगा, भाई थंब इम्प्रेशन दीजिए, और फिर वो ताड़पत्र या पत्तों में जाके देख के आपका लीफ निकालते हैं बेसिकली, और लीफ में सब बता देते हैं आपका पास्ट। इनफैक्ट वो पास्ट के लिए सबसे एक्यूरेट है, उसमें आपके स्पाउस का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, वो सब पता लग जाता है, ठीक है, और टाइम ऑफ बर्थ भी पता लग जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो एक बार उसमें कहीं ना कहीं जब फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात होती है, तो वो भी 60-70% के आसपास ही रहता है। ये गूगल में लोग रिसर्च करें, कि चाहे कई लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, तो ये पूरा रिसर्च और सोचा समझा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, वो डेटा है बेसिकली। तो फिर भी उसमें पूरा 90% तक नहीं जा पाता कहीं ना कहीं। फिर एक वर्जन आता है जो भृगु ऋषि की लीनियज से आता है, उसमें नाड़ी, अब कई तरह की नाड़ियाँ हैं, भृगुनंदी नाड़ी भी है, शिव नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी, बहुत सारी नाड़ी। इसमें एक वर्जन है नक्षत्र नाड़ी, जिसमें हम नक्षत्रों को देख के प्रेडिक्शंस करती हैं। तो सिर्फ नक्षत्र नहीं देखते, नक्षत्र पहले प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट एस्पेक्ट, वो सब चीज़ें कवर हो गई जो वैदिक में हम करते हैं, फिर नक्षत्र हो गए, और फिर नक्षत्र के स्वामी। तो इन तीनों को मिला के हम बताते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। और वो इतना एक्यूरेट होता है कि शॉकिंगली एक्यूरेट, मतलब वो दिन तक बताया जाता है कि किस दिन में क्या होने वाला है। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है हमारे ट्विटर पे भी, और चाहे हम पर्सनल लोगों के फीडबैक इतने सारे हैं, लाखों लोगों को अब तो कंसल्ट कर लिया, तो इतने फीडबैक हैं कि जिस समय बोला जाता है, बस एक ही कंडीशन होती है इसमें कि आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो सपोज इधर उधर होता भी है तो हम पास्ट इवेंट के चेक के एक्यूरेट कर लेते हैं। तो यही मेरे को, मतलब इतनी सारी विद्याएं जो मैंने पूरे जीवन में रिसर्च की, चेक किया, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। इनफैक्ट मिनिमम जो इसमें मैं कहता हूँ 90%, तो 95 to 99 में जाता है। 100% मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि 1% भगवान के हाथ में है। देखिए 1% वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो वो 1% मैं नहीं लेता। पर अगर मुझे 200% पता होता है, मैं बोलता हूँ 95 to 99 में हो जाएगा ये काम। चाहे जॉब लगना हुआ, चाहे मैरिज है, चाहे
लिटिगेशंस हैं, चाहे हेल्थ है, कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पर्सनल रिलेशनशिप हैं, वो सब चीज़ें इसमें बहुत एक्यूरेट पता लग जाती है, क्योंकि इसमें तीनों का निचोड़ 3 लेवल डाउन डालते हैं हम। सिर्फ प्लैनेट एक ऊपर लेवल पे नहीं देख के नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे नाड़ी क्या है, मैं बोलता हूँ नक्षत्र जो है वो ज़ोडिएक की नाड़ी है। तो अगर आपने नक्षत्र को पकड़ लिया ना, जैसे क्या वैद्य जो होता है, आयुर्वेदिक वैद्य जो है, तो आपकी नाड़ी को पकड़ता है, नसों नाड़ी को पकड़ता है, आपकी शरीर की नाड़ी को पकड़ता है, और उसको एक एक चीज़ पता लग जाती है जो आप लैब और इतने हज़ारों रुपया टेस्ट करके निकालेंगे, वो उसको अच्छे वैद्य को नाड़ी देख के पता लग जाता है। ऐसे ही जब नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी को जब हम पकड़ते हैं, उनकी एनर्जी को समझते हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी साइंस है, और मैं इसको कहता हूँ साइंस ऑफ टाइम। मैंने इसको टाइम दिया कि अगर आपको समय का ज्ञान है और सही ज्ञान है, तो आप इस दुनिया में मिरेकल करने के लिए पैदा हुए एक तरह से। जी, यानी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह की साइंस है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 9 ग्रहों की तुलना में नक्षत्रों का प्रभाव कितना देखा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं प्लैनेट लेवल में, तो एक हाइपोथेटिकल फिगर लूँ तो मैं अगर बोलता हूँ कि पहले लेवल की जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ है वो 1 है, फर्स्ट है। नक्षत्र की जो स्ट्रेंथ है वो डबल है, और नक्षत्रों के स्वामी की जो स्ट्रेंथ है वो 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन पहले लेवल पे करेंगे, जिसकी स्ट्रेंथ ही सिर्फ 1 है, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? इनफैक्ट नक्षत्र के बाद नक्षत्र के स्वामी को भी, इनफैक्ट हो सकता है कि प्लैनेट सपोर्टिव हो, नक्षत्र भी सपोर्ट हो, पर नक्षत्र के स्वामी अगर सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि 3 गुना स्ट्रेंथ है, तो रिजल्ट को चेंज करने की ताकत रखते हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इसमें अगर हम जब तक पूरी तरह से डीपली इसको स्टडी नहीं करते, और मैं देखिए, आपको पता ही, मैंने पढ़ाता हूँ लोगों को, तो मैं जब तक पूरा रिसर्च और पूरा कैलकुलेशंस और पूरा डेटा रिजल्ट पे नहीं निकलता, तब तक मैं नहीं बोलता कि ये रिजल्ट होगा। तो इसमें बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस हैं, पर हाँ, समझना आसान है, ईजी है। जी, हम सब जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। जी 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 जी, अलग अलग नक्षत्र होते हैं, अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन इन 27 नक्षत्रों में से, जैसे ग्रहों में कहा जाता है, अगर गुरु सबसे बड़े हैं, सूर्य अगर राजा है, तो नक्षत्रों का राजा पावरफुल नक्षत्र कौन सा है सबसे ज्यादा? देखिए, ऐसे बोलना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सारे नक्षत्र जो हैं कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं। जी, ठीक है, भाई अश्विनी भरनी कृतिका से आप चूरे 27 नक्षत्र, सबका अपना अपना रोल है, तो ऐसा नहीं बोलूँगा पावरफुल कोई है या वीक कोई है। हाँ, कुछ नक्षत्र हैं जो आ जाते हैं तो आदमी को स्लगिश, जैसे भरनी है, या कुछ और 2 नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्र हैं, वो आदमी को थोड़ा सा ले बैक बना देते हैं। पर सिर्फ मून के नक्षत्र से हम नहीं बोल रहे, एक मन के स्तर पे आपके सारे जो 9 ग्रह हैं, उनके जो सारे नक्षत्र हैं और नक्षत्र के स्वामी हैं, उन सबको एनालाइज करें। ये नहीं कि हमने सिर्फ लग्न का नक्षत्र एनालाइज कर लिया या सिर्फ हमने मून का नक्षत्र कर लिया, उससे तो पता चलेगा, मे बी 25-30% पता चले, पर जो आपके दशा भुक्ति अंतर में, जो आपकी टाइमलाइन में चल रहा है, उसके नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी क्या हैं और वो क्या रिजल्ट देंगे, उसी से पता चलेगा। तो सिर्फ एक नक्षत्र के बारे में बोलना कि ये आदमी इस तरह का होगा, बड़ी बड़ी आउटलाइन बोल सकते हैं। जैसे हम हेल्थ जब चेक करते हैं, तो मैं बोलता हूँ पहले लग्न लॉर्ड का, जो लग्न में आपका जो लग्न का स्वामी है, उसका नक्षत्र पकड़ो, उससे आपको पता चल जाएगा हेल्थ में क्या इश्यूज है। सेम चीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएंगी, उसका नेचर भी पता लग जाएगा, पर हेल्थ इज ए मोर कंसर्निंग एरिया। फिर मैं बोलता हूँ लग्न लॉर्ड, फिर असेंडेंट का नक्षत्र देखो, फिर सूर्य और चंद्र का भी नक्षत्र देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस आदमियों को कौन कौन सी बीमारी इस जीवन में हो सकती है जी। उसी एरिया में पकड़ा जाए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उसी एरिया में होगा कहीं ना कहीं। फिर हम टाइमलाइन देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। देखिए वैदिक में क्या, यूजुअली हम महादशा और अंतरदशा में ही जाते हैं, सारी प्रेडिक्शन वहीं कर देते हैं, थर्ड लेवल पर नहीं जाते, जबकि रिजल्ट जो मिलता है वो आपको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से मिलता है, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। महादशा टेल्स यू द बिगर पिक्चर, घर घोड़ा गाड़ी ऐशो आराम, ये बताता है। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा बताता है अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब में डिस्कम्फर्ट है, रिलेशनशिप में डिस्कम्फर्ट है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, शादी होने वाली है, वो और वो एग्जैक्टली प्रिसाइसली बताया जाता है। मतलब इतना एक्यूरेट है, तो मेरे को भी सरप्राइज होता है टाइम्स कि यार क्या मतलब डेट चेंज हुई, आदमी का माइंड भी चेंज हो जाता है और वो इवेंट भी होता है। तो इट्स सच ए सरप्राइजिंग साइंस एंड आई वुड से इट्स टोटली ब्लेसिंग कि मैं ये लोगों को सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ जी।
अब मुझे लगता है कि वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हमारे देश की परंपरा है, हमारे जी देश जी की, जी भारत जी की सबसे जी बड़ी जी जी विरासत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखिए ना, गोचर में जब हम देखते हैं कि गोचर तो चेंजेस होते हैं, सूर्य गोचर, मंगल का जी 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 गोचर, जी लेकिन इसी तरह नक्षत्रों का भी नक्षत्र परिवर्तन होता है। तो नक्षत्र परिवर्तन में किसका नक्षत्र परिवर्तन अमूमन इम्पोर्टेंट देखा जाता है? शनि का देखिए, नक्षत्र परिवर्तन, गुरु का, राहु केतु का? देखिए जो हमारे ऑब्वियसली जो हमारे जो हैवी वेट प्लैनेट्स हैं, जी। ठीक है, चाहे जुपिटर हो गए, शनि हो गए, इनके नक्षत्रों की अपनी वैल्यू तो है, ठीक है। ये परिवर्तन होंगे या जब ये चेंज होंगे, जो चेंजेस होते हैं तो लाइफ में और विश्व में बड़े इवेंट होते हैं। बट अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि अगर हम नक्षत्रों को सिर्फ जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसको कंसिडर करने के अलावा सारे जो नक्षत्र हो रहे हैं, सारे प्लैनेट्स के जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी कंसिडर करेंगे तो रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। जैसे कोविड इवेंट हुआ, ठीक है, कोविड हुआ, इतना चला, तो सिर्फ एक प्लैनेट ने नहीं किया या एक नक्षत्र ने किया, 4-5 प्लैनेट मिलके 4-5, इनफैक्ट उसमें सारे नक्षत्रों का जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा था, तब वो इवेंट हुआ। तो कभी भी एक प्लैनेट या एक नक्षत्र के नेगेटिव या पॉजिटिव होने से रिजल्ट नहीं मिलता। अगर कोई बड़ा चीज़ होना है, छोटे मोटे इवेंट हो सकते हैं, पर बड़ी चीज़ होनी है तो उसमें कम से कम 3-4 प्लैनेट का, हमारे में रूल भी एक हम बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट एंड हाउसेस गिव्स यू द रिजल्ट। तो अगर कई सारे प्लैनेट और हाउसेस, नक्षत्र मिलते हैं, प्लैनेट्स मिलते हैं, नक्षत्र मिलते हैं, हाउसेस मिलते हैं, तब जाके जीवन में या बड़े लेवल पे देश में या दुनिया में, विश्व में कुछ चेंजेस आते हैं। जी। अभी हाल ही में, और हम इसमें ये भी मैं बोलूँगा कि हम देखो, वैदिक में हम देखते हैं ये नाड़ी में नक्षत्र देखने का तरीका ट्रांजिट्स में थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो अगर इंडिविजुअल में ऐसा है कि सपोज़ हम वैदिक में बोलते हैं कि भाई मून से आप काउंट करो, ठीक है, मून से देखो का ट्रांजिट में है, कौन सा राशि है, जैसे अभी सूर्य ग्रहण है तो उसका कैसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मून से काउंट करेंगे। नाड़ी में मैं ऐसा बोलता हूँ, समझता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और कराता हूँ, और जो रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि मून से जब हम ट्रांजिट्स में देखते हैं कई बार रिजल्ट मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, 50-60% रिजल्ट मिलते हैं, 100% रिजल्ट नहीं मिलते कि वो कैसा असर करेगा, ठीक है। पर नाड़ी में बोलता हूँ जैसा आपके चार्ट में जैसी एनर्जीज हैं, प्लैनेट, नक्षत्र, स्वामी की जैसी एनर्जीज हैं, जब वो ट्रांजिट में आते हैं तो आपको अपने चार्ट की एनर्जीज ही देखनी है कि वो जब ट्रांजिट में आया, लग्न में आया, 7th हाउस में आया, 10th हाउस में आया, तो उस एनर्जी में क्या बोलता है। अगर उसमें 6-8-12, 7-8-12 या कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपको वो 10वें घर में या पहले घर में जहाँ पर भी वो प्लैनेट होगा आज की स्थिति में वो असर करेगा। तो जैसा आपके चार्ट में जो स्थिति होती है, ट्रांजिट में भी वही असर करता है, कोई और असर नहीं करता। तो ये बड़ी यूनिक फाइंडिंग है, इसको मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई लोग पढ़ाते हैं या करते हैं। ये मेरी खुद की रिसर्च है, प्रैक्टिस है, और मैं देखता हूँ ये ऐसे बहुत सही काम करता है, बहुत सटीक काम करता है। तो अभी क्या भविष्य में कुछ ऐसा नक्षत्र परिवर्तन देख रहे हैं, कोई बड़ा, चाहे वो शनि का हो, गुरु का हो, राहु केतु, तो किसी भी ग्रह का हो, जो कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकता है? देखिए, अब भविष्य को इस तरह से मैं देखूंगा कि भविष्य तो बहुत कुछ, हाँ, महीनों और सालों का बात करता हूँ। तो अगर मैं आने वाले कुछ महीनों की बात करूं तो भाई चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है, और ये ग्रहणों का होना इस टाइम में बहुत शुभ तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी मुझे नेचुरल कैलेमिटीज़ कह लीजिए, चाहे तो हमारे वेस्ट बंगाल साइड में कह लीजिए, उड़ीसा साइड में कह लीजिए, चक्रवात हैं, चाहे नॉर्थ में बहुत सारा मुझे कैलेमिटीज़ काफ़ी दिखती हैं, ठीक है। उन पे तो जलवायु पे, पर्यावरण पे बहुत असर पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, थोड़ा इसके लिए हमें कॉशन रहना है। फिर जो मुझे लगता है पॉलिटिकल सिचुएशंस भी जो रहेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। पॉलिटिकल सिचुएशंस बड़ी उतार चढ़ाव में रहेंगी, और सेम एज फाइनेंशियल मार्केट में बोलूँगा, अगर कुछ महीने की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में भी टर्मोइल रहेगा, स्टॉक मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल रहेगा। ये बात अलग है कि हमारा आने वाला, अगर मैं 25 वर्ष बोलूँ, 25 साल, ठीक है, वो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाएगा भारत, और भारत एक सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी रखता है और बनेगा। टाइम ज़रूर लगेगा पर बनेगा, ये बात मैंने लिखी हुई भी है, और ये होगी, सत्य होगी। भले ही हमें 2045, 46, 47 लग जाए, पर उसके लक्षण ही आपको 2035 से दिखने लग जाएंगे। अभी देखिए हम बोलते हैं पर वो बात नहीं है, ठीक है। हमें बहुत चीज़ों में बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, पर आज से 10 से 15 साल में, 35 से 40 में आपको वो दिख जाएगा कि भाई हम हैं,
यानी कि आत्मनिर्भर भारत विकसित विकसित भारत बन हाँ, जाएगा, बन अभी हम जाएगा, अग्रसर ये है। बिल्कुल अग्रसर हो जाएगा। और 41 से लेकर जो 41 से लेकर 47 तक जो जर्नी चलेगी वो हमको विकसित पूरा बना देगा। ये मोदी जी का भी जो है सपना है। और मैं जब ज्योतिष कैलकुलेशन करता हूँ, और ये मैंने बहुत पहले, इनफैक्ट ये तो बाद में बात आई और चीज़ें हुई, मैंने बहुत पहले ही कैलकुलेशन करी हुई और ट्वीट भी किया हुआ है कि हम 41 से 47 तक में हम विकसित भारत होंगे, सनातन भारत होंगे, जहाँ पर सनातन संस्कृति को और विकसित भारत का एक अलग ही जलवा होगा, अलग ही सुपर पावर लेवल पे होंगे हम। धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आपकी ये पहली भविष्यवाणी की शुरुआत तो हो चुकी है, और मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं, अगर आप ट्विटर पर जाएंगे और वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे पंडित डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी को, तो आप बैक टू बैक एक प्रिडिक्शंस निकलती हुई नज़र आएंगी विद डेट्स के साथ कि इन्होंने किस डेट पे क्या भविष्यवाणी की थी और वो किस तरह से उस डेट पे जाके सत्य हुई, ट्रू हुई। और इसके नीचे जो लोगों के कमेंट्स है कि गुरुजी जो आपने कहा सटीक, सत्यता की कसौटी पर वो खरा उतरा। अब भविष्यवाणियों की अगर बात की जा रही है तो मैं सबसे पहले बात करूंगी देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी। इसी महीने बस कुछ ही दिनों बाद, आप कह लीजिए कि लगभग एक हफ्ते बाद मोदी जी का बर्थडे है, 17 सितंबर को। और देखिए हम हर कोई जानना चाहता है आपसे पीएम मोदी जी की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। उनका जो आने वाला 76वां वर्ष है, अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, कितने चैलेंजेस अब उन्हें आगे फेस करने पड़ेंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए लोग मोदी जी का तुला लग्न लेते हैं, ठीक है, पर समहाउ मुझे उनका वृश्चिक लग्न समझ में आता है, जो मेरी कैलकुलेशंस कहती है, ठीक है। और वृश्चिक लग्न वाले को समझ लीजिए उनके मन में घुस के भी उनको जाना नहीं जा सकता। स्कॉर्पियंस है, हाँ, मोदी ट्रू स्कॉर्पियंस, ठीक है। उनके मन में सब फेमस है वृश्चिक राशि के लिए कि भाई उनके मन के अंदर भी रह के आप उनके मन को नहीं जान सकते। तो मोदी जी तो देखिए हमेशा ही बहुत ही पावरफुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी रहे, ठीक है। और पूरे भारत का जो पूरे विश्व में जो उन्होंने जो वर्चस्व बनाया है वो अतुलनीय है, उसके लिए तो हम उनके ऋणी रहेंगे बेसिकली। अब जो मुझे दिखता है कि अभी थोड़ा सा मोदी जी को फिलहाल अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं तो पहली बात मुझे दिखती है कि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है ही हैज़ टू बी लिटिल अवेयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशली अभी तो जो चल रहा है वो ठीक है, बहुत माइनर सा दिखता है, पर जैन टू जून 26 में, ठीक है। और ज़्यादा जो चैलेंजेस मुझे लगता है वो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर 27 से लेकर समझ लीजिए मार्च अप्रैल 28 तक, ये मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। वहाँ पर मुझे थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस लगते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि हेल्थ रीज़न की वजह से अगर हेल्थ को ध्यान नहीं दिया गया तो वो सोच भी सकते हैं कि यार मैं अब थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, मैं अपने आप को रेस्ट दूँ, अब प्रधानमंत्री पद का जो है उससे छोड़ने का भी सोच सकते हैं, उनके मन में ख्याल आ सकता है अगर वो उस चीज़ को मैनेज नहीं किया उस टाइम को, तो क्योंकि उस टाइम में हेल्थ मुझे ज़्यादा थोड़े। वैसे अगर मैं बताऊं ओवरऑल आने वाला समय उनका अच्छा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा हेल्थ को अगर हम साइड में रख दें, टर्मोइल ज़रूर होंगे, चैलेंजेस ज़रूर होंगे, पर ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो मोदी जी ने पार नहीं किया जी, ठीक है। तो हमेशा वो चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ेंगे। बस हेल्थ का ध्यान अगले साल शुरू में और 27-28 में ध्यान रखना है। अगर वो हेल्थ के चैलेंज को स्पेशली 27 एंड 28 में पार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए वो पूरा अपना टेन्योर पार करेंगे। और मोदी जी की राहु की महादशा शुरू होगी 29 के बाद, नवंबर 29 के बाद, ठीक है। और राहु की महादशा उनकी मंगल की महादशा से भी ज़्यादा पावरफुल है। ओके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी में कम बैक, ठीक है, वो वापस आ सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल्दो बहुत कम ऐसा समझ में आता है, बट अगर वो नहीं है तो इक्वलेंटली पावरफुल पोजीशन पे होंगे। तो हम अगर वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और सेहत उनकी अगर 5 साल ठीक रहती है, आने वाले 4 साल में ठीक रहती है, तो मोदी जी 29 में आ जाएं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। okay. वापस एज ए प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर दूसरा है प्रेसिडेंट, या फिर इक्वली पावरफुल कोई ऐसी पोजीशन हो जहाँ उनका स्टेटस बहुत पावरफुल हो चीज़ें। वो देखो अभी 10 साल राजनीति को नहीं छोड़ने वाले,
10 सालों तक। हाँ, अभी 10 साल को नहीं छोड़ने वाले। अब वो पोस्ट पे रहे ना रहे वो एक अलग क्वेश्चन है, पर वो 10 साल राजनीति में है, एक्टिव राजनीति में। ओके। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अभी लोग अगर बोलें कि अरे, जैसे बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि अभी 75 में छोड़ देंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हमने शुरू से ही बोला हुआ है, आज से नहीं 5 साल पहले से ही बोला हुआ है कि वो पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। जब आए थे यहाँ पर तब भी बोला था, पिछले उसमें भी बोला था कि अगली बार पीएम बनेंगे ये और पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। तो देखिए, भविष्यवाणी तो सारी पूरी हो रही है और हम कोई सरप्राइज़ नहीं कि मोदी जी एक बहुत ही सशक्त और पावरफुल पोजीशन में 29 के बाद भी रहें। लेकिन एक भविष्यवाणी आपकी 400 पार वाली भी थी। हाँ, 400 पार वाली भविष्यवाणी में हमने रिजल्ट आने से पहले थोड़ा उसको रिवाइज़ किया था, उसको कम किया था कि हमें लगा कि भाई ये तो पूरा नहीं होने वाला, जबकि आसार सब 400 ही का चल रहा था। और आई थिंक आई वुड बी द फर्स्ट वन जिसने किया होगा इस टाइम में। और फिर लोगों ने, बहुत लोगों का व्यूज़ आया, कुछ लोगों ने किया होगा साथ में। मुझे लगता है कि वो 400 पार वाला मैजिक, उसके आसपास का मैजिक हो सकता है हमें इस इलेक्शन में देखना मिले। इस इलेक्शन में 400 पार तो नहीं मैं बोलता, उसके आसपास का, मतलब जो बीजेपी आज मेजॉरिटी में नहीं है वो मेजॉरिटी में आ जाए। ठीक है, अगली बार जो है मेजॉरिटी में आ जाए और विपक्ष जो है वो बिल्कुल धराशायी हो जाए। ओके। ऐसे पूरे चांसेस हैं। यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत। हाँ, विपक्ष मतलब, हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत एक्चुअली राइट वर्ड है। एक्चुअली कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष तो होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो विपक्ष तो हो गए, पर अभी जो है कांग्रेस है सबसे ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए ये बोला। बट कांग्रेस मुक्त भारत आपको 29 के बाद देखने को मिलेगा जी। बहुत ही कम उसका रह जाएगा, नाम मात्र का रह जाएगा। मुझे नहीं लगता जितना वो अभी हैं उससे आधे में भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली समझ में आता है। बीजेपी, हाँ, अब इसमें बीजेपी में आगे बहुत सारे हमारे नाम आते हैं। नितिन गडकरी साहब का आता है, योगी जी का आता है कि भाई ये लोग होंगे। पर अगर कोई और भी आता है, अमित शाह जी का आता है, 3 पावरफुल कैंडिडेट दिखते हैं एज ए पीएम फॉर नेक्स्ट रोल। पर मुझे इन सब के होते हुए भी लगता है कि मोदी जी एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि जो इनका चार्ट है, अगर मैं बाकी सब चार्ट से भी कंपेयर करूं तो योगी जी तो मुझे अभी उत्तर प्रदेश के 3rd टाइम में मुख्यमंत्री बनते हुए साफ साफ दिखते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से दिखते हैं जी। तो योगी जी, ये पूरी भविष्यवाणी मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ कि योगी जी आएंगे मुख्यमंत्री बनके और पहले से बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे संख्या से आएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जहाँ तक और जो भी उनका योग दिखता है एज ए पीएम कह लीजिए, लोग टारगेट करते हैं, या मैं एज ए पीएम नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा एक अच्छा और मुख्यमंत्री से भी और अच्छा जिसे कहते हैं ऑब्वियसली पीएम या कोई और इसे इक्विवेलेंट जो कहते हैं, वो मुझे 32-33 के बाद दिखता है। ओके। तो अभी तो वो यूपी से दिल्ली आने में उन्हें लगेगा समय, अभी समय लगेगा। अभी ये ऐसा नहीं बोल सकते कि 29 के बाद योगी जी आ रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन नहीं कहती। ठीक है, आए तो बहुत अच्छी बात है, एक सनातन का सिपाही और इतने बढ़िया हैं, पर मुझे उनकी संभावना अभी नहीं, जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हूँ मुझे अभी नहीं लगती, उनको अभी टाइम लगेगा। मैंने 2014 से लेके अब तक जितना पीएम मोदी जी के अब तक के टेन्योर को डीपली स्टडी किया, तो मैंने देखा है जिसने पीएम मोदी को गिराने की कोशिश की है वो खुद गिर जाते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसके पीछे का क्या रीज़न है? पीएम मोदी की कुंडली में ऐसा क्या है कि उनके शत्रु उनके आगे टिक नहीं पाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, पीएम मोदी जी का जो चार्ट है ना, वो इतना पावरफुल है, उनके प्लैनेट, नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी सब में इतनी पावरफुल एनर्जी है कि उनको पहले ही पता लग जाता है कि कौन क्या करने वाला है। बैठे बिठाए मतलब विपक्ष को दोबारा बिल्कुल एक चीज़ और बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना उनके चार्ट में, वो है दैविक कृपा। ओके। कृपा उनके पास, ब्लेसिंग्स उनके पास बहुत है डिवाइन की। यानी कि आप ये मानते हैं? हाँ, पूरी उनका चार्ट में दिखता है। एक्चुअली ये तो हम चार्ट देखते तो चार्ट दिखते ही समझ में आता है कि एक तो वो बहुत ही स्ट्रांग विल्ड पर्सन है, अपनी विल पावर के आगे वो माउंटेन भी मूव कर सकते हैं, हिमालय मूव कर सकते हैं, इतना उनका स्ट्रांग विल्ड है। दूसरा, जो कि उनके पूरे जर्नी से भी दिखता है, दूसरा उनके पास डिवाइन ग्रेस बहुत है और मुझे लगता है उसकी बढ़ोतरी होनी, कमी नहीं होनी। तो डिवाइन ग्रेस उनके भी इतना है कि उनको पहले ही पता चीज़ें लग जाती हैं कि कहाँ क्या घटित होने वाला है। ही इज़ ए वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन बहुत अच्छा है उनका, इंटेलेक्ट, उनका बुद्ध बहुत अच्छा है, उनके सारे ग्रह इतने अच्छे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। सिर्फ शुक्र और मून में हल्का सा अफ्लिक्शन है, ठीक है,
थोड़ा सा हल्का सा अफ्लिक्शन मैं बोलूँगा, बट वो भी एक कह लीजिए कोई पॉजिटिविटी ही देता है कहीं ना कहीं चीज़ों को देख के। तो भाई जैसे उनकी मैरिड लाइफ रही या जैसा भी रहा, तो शुक्र में थोड़ा सा अफ्लिक्शन है उसकी वजह से, जैसा भी रहा, पर वो तो योगी रहे और चीज़ें रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके चार्ट में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो उनके शत्रु जो है उनका विजय पाना असंभव है। और स्पेशली जब राहु की महादशा आ जाएगी 2029 में नवंबर के बाद, देखिए तो उनको पार पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अभी जो टाइम चल रहा है ये 26-27 ये सब भी आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट हिल ओवर का। ओके ओके ठीक है, मैंने एक हेल्थ का बता दिया, वही एक मुझे पॉइंट लगता है जो कि मोदी जी को अभी भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अगले साल शुरू में भी और 27 एंड 28 बिगनिंग में भी, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में। ये दिखता है कि हेल्थ पे अगर ध्यान रखेंगे तो लंबे समय तक देश की सेवा कर पाएंगे। लंबी रेस के घोड़े, और शायद यही वजह है कि उनके लिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यही पीएम मोदी जी जो ट्रंप नहीं कर पाए, क्या वो कर पाएंगे? मोदी जी विल प्ले वाइटल रोल, ये मुझे समझ में आता है। मैंने अभी एक प्रश्न ज्योतिष से भी देखा तो मुझे समझ में आता है कि अगले साल जून के बाद से कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, जून 2026 के बाद से। तो मोदी जी का रोल तो रहेगा कहीं ना कहीं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ओके ठीक है, क्योंकि रशिया से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, पर क्योंकि अभी ट्रंप का इतना ज़्यादा इंटरफेयर है हर चीज़ को, हर वो चाहते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही रहे और बाकी सब दोष एक तरह से बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, जो कि चाइना, रशिया और इंडिया तो नहीं करेगा जी। ठीक है। और यही सब ट्रंप को बहुत जो है खल रहा है, और ये सब पैसे के पीछे, ऑयल के पीछे, सारी जितनी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन रही है। और ट्रंप का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टाइम है वो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, स्पेशली नवंबर के बाद से लेकर, आप समझ लीजिए कि नवंबर के बाद से लेकर नेक्स्ट 6-8 महीने 26 में उनके बहुत अच्छे नहीं जाने वाले। इनफैक्ट नवंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026, 9-10-11 महीने इनके बहुत अच्छे नहीं जाने, बहुत उतार चढ़ाव हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, तो ऐसा दिखता है। और ट्रंप की कुंडली भी है मेरे पास, डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये बात अलग है कि कई बार पूरा पता नहीं लग पाता कि टाइम कितना सही होगा या आपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, तो ट्रंप को लेकर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके 2 दावे इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हैं। एक दावा ये है कि ट्रंप अपना ये दूसरा कार्यकाल एज अ राष्ट्रपति कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा दावा ये है कि भाई उनकी जान को भी खतरा है। इंदिरा गांधी जैसा हाल क्या ट्रंप का भी होगा? अपनों से खतरा होगा, अपने ही उनको मारने की साजिश रचेंगे? नो डाउट खतरा तो है उनको, खतरा तो है उनको, नो डाउट। कुछ हमला वगैरह चीज़ें हो ही सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुछ षड्यंत्र रचा जा सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर जहाँ तक बात की आप पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि उनको चैलेंजेस तो बहुत आने वाले हैं अभी, ठीक है, बट समहाउ वो ऊपर नीचे करके फिनिश कर पाएंगे टर्म। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ही विल गेट कहीं उनका भगवान न करे कुछ, हाँ कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी भविष्यवाणी मैं नहीं करूँगा ना, मुझे समझ में आता है ऐसा। मुझे लगता है चैलेंजेस आएंगे, अटेम्प्ट्स होंगे, बट ही विल कंप्लीट हिज टेन्योर। बट हाँ कितना मिजरेबल होगा ये क्वेश्चन मार्क है। तो ट्रंप को जो लर्निंग है वो बड़ी धक्के खा के आएंगे, अभी जिस हिसाब से हैं वो थोड़ा माइल्ड होंगे 1-2 साल में, थोड़ा उनको समझ में आएगी। उनके इन फैसलों से, चाहे टैरिफ का फैसला या जितने भी वो आगे भविष्य में फैसले लेंगे, क्या उससे अमेरिका जो अभी यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, क्या वो बाद में हमें खंड खंड होता हुआ नजर आएगा? कुछ ऐसा है आपकी भविष्यवाणियों में? खंड तो नहीं, पर खंड तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं देखूंगा और करूंगा अगर आपने क्वेश्चन पूछा। पर मुझे जो मेरे को समझ में आता है, खंड तो नहीं समझ में आता। पर हाँ जो यूएस का वर्चस्व है वो आने वाले 10 साल में बहुत कम हो जाएगा, स्पेशली नेक्स्ट साल 5 साल में भी बहुत जो है डाउन टर्न जिसे चलेगा इसका, जो आज जो उसने बना रखी है अपनी पकड़, वो पकड़ नहीं बनेगी और बहुत दिक्कत होने वाली है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और ट्रंप को इस चीज़ को लेके। स्पेशली जो नेक्स्ट 2 इयर्स हैं वो बहुत वॉलेटाइल और बहुत इंस्टेबिलिटी वाले रहने वाले हैं, स्पेशली जो मैंने ये अभी कुछ 10-11 महीने बोले ये। तो अपनी गलतियों से ट्रंप सीखेंगे,
अपनी गलतियों से सीखेंगे और शायद कुछ सुधार करने की कोशिश करें, पर तब तक समय बहुत लेट हो चुका होगा, उनके जाने का समय आ जाएगा एंड ही विल नॉट बी अप्रिशिएटेड एज ए ग्रेट लाइक ही इज़ अ ग्रेट लीडर और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, और ही हैज सेड कि भाई हम चलो अमेरिका को वापस ग्रेट बनाते हैं, तो वो काम वो नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे, वो मुझे बिल्कुल समझ में आता है। और यूएस की हिस्ट्री देखो ऐसी रही है कि वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों से जुड़ा है, तो वापस टुकड़ों से ऐसे मुझे नहीं लगता कि बनेगा। पर हाँ, कमज़ोर या वीक या जिस तरह से लोग यूएस को देखते थे और जहाँ जाते थे, तो जैसे यूएस के पीछे वीज़ा की लाइन लगी रहती थी, वैसे इंडिया के पीछे वीज़ा की लाइन लगी रहेगी आने वाले 10-15 साल में। यही मेरा आपसे सवाल है कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स में टॉप थ्री पावरफुल कंट्रीज़ में आप किन्हें देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली टॉप 3 पावरफुल में इंडिया है ही, ठीक है, रशिया है और चाइना है। ओके, ठीक है, तो अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहूँ तो चाइना कहीं भी सेकंड प्लेस तो है ही है, ठीक है। चाइना को हमें सरपास करने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, पर हम कर पाएंगे, ठीक है। तो टॉप 3 में चाइना, रशिया, इंडिया, ओके, ठीक है, ये मुझे समझ में आता है बिल्कुल। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहने वाले हैं, गल्फ कंट्रीज़ के साथ? गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, हाँ, गल्फ़ कंट्रीज़ में देखिए संबंध अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। पर देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? ऑयल। यस, ऑयल की वजह से, तो अभी तो ऑयल बहुत है, पर जब ये ऑयल ख़त्म होने की कगार पे आएगा, जो थोड़ा टाइम लगेगा, पर मुझे लगता है कि कई कई जगह लोग अभी भी जो है नए नए एवेन्यूज़ खोजे जा रहे हैं जहाँ से ऑयल निकाला जाए। कुछ जगह सैचुरेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, ऐसा सुनने में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 साल तक तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। बट उसके बाद गल्फ़ का डाउन टर्न कहीं ना कहीं दिखता है, कुछ कंट्रीज़ का तो दिखता है, ठीक है। आने वाले 20-25 साल मैक्सिमम समझ लीजिए, पर उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो आपस में कहीं अगर आपस में देखिए इनका डाउन टर्न कैसे आएगा, ये आपस में अगर लड़ने लग जाएंगे, तो अगर आपस में इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी फॉर द ऑयल और फॉर एनीथिंग रिसोर्सेज के लिए, तो ये समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। इनका डाउनफॉल का एक ही रीज़न रहेगा। बाकी मुझे लगता है अभी प्रोग्रेस करेंगे, आने वाले 20-25 साल अच्छे हैं, इंडिया के संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, कुछ कैलेमिटीज़ या नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए उनको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा आगे, जैसे अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, पूरा पानी भर गया था दुबई में, तो ऐसे ऐसे आने वाले टाइम में भी घटनाएं दिखती हैं जो कि हो सकती हैं, तो उनके लिए उनको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपकी भविष्यवाणियों में हिंदू राष्ट्र भी मिलता है, ट्विटर पे मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हिंदू राष्ट्र पॉसिबल कैसे है, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र की जगह मैं ये बोलूँगा, आई थिंक वहाँ थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा कि सनातन राष्ट्र मैं कहूँगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू राष्ट्र मतलब जहाँ सनातन देखिए हर धर्म को एक्सेप्ट करता है जी, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन, जैन हो, सिख हो, सबको एक्सेप्ट करता है। तो ये सनातन राष्ट्र इस तरह से है कि जहाँ पर हिंदू तो जो अभी बहुत ही हिंदू दब गया है, वो हिंदू मेजॉरिटी में इन द सेंस कि उसको अपने आप को हिंदू कहने में शर्म नहीं आएगी। हिंदू आज भी गर्वित है, पर कहीं ना कहीं ये जो कुछ प्रथाएं चल गई या कुछ टाइमलाइन चल गई जहाँ हिंदू बड़ा दब सा गया, बैठ सा गया, आगे आने में उसको घबराहट होने लग गई, एक लीडरशिप वाली पोजीशन नहीं रही उसकी पूरे विश्व में अगर देखा जाए। हाँ, मोदी जी के आने से 2014 से बहुत चेंजेस हुए हैं, राइट। तो ये सनातन जो राष्ट्र में कहूँगा उसकी रचना है, और जिसमें जैसे अभी भी जो कहते हैं चाइना में अगर आप जाइए, हर चीज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में होती है। हमारे यहाँ बहुत जगह नहीं है, पर बहुत जगह नहीं है, ठीक है। तो वहाँ हर चीज़ आपको, सब चीज़ ऑब्वियसली हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनका सब चीज़ों का महत्व है। बट जो एक सनातन संस्कृति की बात कही, जो एक हमारी हिंदू भाषी की बात कही, जो हमारे पहनावे की बात कही, वो अब लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ये एक जो देखिए आज से अगर कई सौ साल पहले जाया जाए, मुगलों से पहले जाया जाए, तो हमारी संस्कृति का एक पीक टाइम, सोने की चिड़िया जो बोला जाता था, पीक टाइम था। तो वो पीक टाइम हमारा आएगा जहाँ पर इस सनातन संस्कृति को हर धर्म अपनाएगा। दैट इज़ द की थिंग। ओके,
तो कन्वर्जन जो हिंदू से मुस्लिम्स में कन्वर्जन हो रहे हैं वो आप देखिएगा घर वापसी बहुत ज़ोर से होगी। इनफैक्ट कई लोग जो ओरिजिनली पैदा हुए मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में, उनको लगेगा नहीं यार ये रिलीजन है जिसको जो सबको ओपन हाथ से लेता है, गले लगाता है, तो वो लोग आएंगे। ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा बल्कि। यानी कि आपका मतलब है कि रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं दुनिया के अन्य इंडिया में अलग अलग कंट्रीज भी वो और सनातन इंडिया, को हाँ, सनातन को अपनाएगी। आप तो जो देखिए अखंड जो हमारा राष्ट्र था, अखंड जो भारत था, उसमें जो जो कंट्रीज थी वो सब सनातन की तरफ आएंगी और इंडिया से जुड़ेंगी। अभी ऐसा हो रहा है, पूछ रही हूँ इससे हो क्योंकि रहा है, आप अभी हो पूरी रहा है, दुनिया में घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। इंडोनेशिया में देखिए और कई जगह बहुत रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है, पर बिगनिंग है अभी मैं कहूँगा। पर ये आने वाले 15 से 20 साल में आप देखिएगा बहुत ओपनली आ जाएगा और लोग सनातन को अपनाएंगे, खुशी से अपनाएंगे। तो एक सनातन का उद्गार जो कहते हैं विजय घोष, या जिसे कहते हैं कि पूरा एक रिवाइवल जिसे कहते हैं, वो आने वाले टाइम में आपको 15 से 20 साल में दिखेगा। अभी ये चालू हो गया है, पर देखिए पूरी कंट्रीज़ का होना, अभी कन्वर्जन या जो कह लीजिए वो रुकेगा, जो हमारा हिंदू से अदर उसमें होता है वो रुकेगा। जो घर वापसी होगी उसके बाद बहुत सारे लोग जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, अलग अलग रीजन को मानते हैं, वो लोग आएंगे। इनफैक्ट मैं कई लोगों से मिला जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं हिंदू ट्रेडिशंस को और सनातन ट्रेडिशंस को, और दे वांट टू। और कई लोग तो ऐसे मिले जो मुस्लिम्स थे, बाय बर्थ मुस्लिम से, और कन्वर्ट हुए। ओके आपकी क्लासेस में विदेशी बच्चों की, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, मैं यही जानना चाहूँगी। देखिए मैं तो पूरे 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पढ़ाता हूँ, और मैं, आप समझ लीजिए मेरे स्टूडेंट्स मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, और हर तरह के। तो यानी कि आपका कहना है कि इस्लाम में भी जो मुस्लिम्स हैं वो फॉलो करते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को? देखिए ज्योतिष तो हर जगह फॉलो होता है, पर इस्लाम में अगर देखा जाए तो वहाँ उसको बाध्य माना गया, मतलब उसको मना किया गया है। पर ऐसा नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर्स भी कई ज्योतिषी हुए हैं। इस्लामिक स्कॉलर, उनकी पद्धति भले ही डिफरेंट, वो तारों को देख के, सितारों को देख के, तारों को देख के गणना करते थे, सेम एज नक्षत्र जो हम कहते हैं ना। वो तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक अगर अलग डिफरेंट अलग फॉर्म में इस्लाम में भी बहुत उनके कहीं ना कहीं कुछ बुक्स में भी है। ठीक है, ये मुझे खुद एक मुस्लिम भाई ने बताया कि उनके ग्रैंडफादर प्रैक्टिस करते थे, और वो जो कहते थे वो एग्जैक्ट डे वाइज करेक्ट होता था। मैंने कहा फिर वो नक्षत्र देखते होंगे, इसके अलावा और कोई दुनिया में पद्धति नहीं है जो एग्जैक्ट डे वाइज बता दे। बोले हाँ, वो सितारे नक्षत्र देख के ही करते थे। तो पर वहाँ कहीं ना कहीं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कह लीजिए उसलिए वो लोग थोड़ा कम करते हैं ओपन में। बट आप समझ लीजिए कि मुस्लिम लेडीज़ हैं, चाहे बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं जो ओपन माइंडेड है, वो हमसे बहुत कंसल्टेशन लेते हैं, करते हैं। हम तो दुबई भी जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, वो ऐसे टूल यूज़ करते हैं। जीपीएस देखिए, एस्ट्रोलॉजी का एज ए जीपीएस, इट्स ए टूल टू एनहांस योर द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर लाइफ। तो वो इसको यूज़ करते हैं, और सारे धर्म में ज्योतिष का तो बोलबाला है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर ज्योतिष का इंटरेस्ट हर धर्म के लोगों को है, और हर धर्म के लोग सीखते भी हैं। ओके जी जी जी। आपसे आप देखिए, आप तो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, और आपने खुद ही जाना है कि बीते 10 से 12 सालों में आपने ये महसूस भी किया है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत को दुनिया ने पहचाना है, उसकी अहमियत को समझा है, सनातन को अपनाया है। लेकिन अभी जो भारत का कद बढ़ता जा रहा है सनातन की पृष्ठभूमि को लेकर, क्या पीएम मोदी के बाद की जो लीडरशिप होगी, क्या ये इस चीज़ को बरकरार रख पाएगी? मेरे को लगता है वो और तेज हो जाएगी, रफ्तार पकड़ लेगी। हाँ, रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे तो मैं ये सबसे पूछती हूँ कि चाय वाला तो चाय पीने का समय दे रहा है, गाय वाला आएगा तो सीधा गोबर में डाल देगा। बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला, बिल्कुल सही बोला जी, बहुत सही बात है। तो वो तो सीधे गोबर में ही डालेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो नहीं समझेंगे सीधा गोबर में, सीधे गोबर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत तेज बढ़ गए जो मुझे दिखता है। देखिए हम कई बार बात करते हैं, जुपिटर अतिचारी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 20 साल में भाई कुछ साल आगे पीछे होंगे, पर जुपिटर जो है बहुत तेज गति में जाएंगे। अतिचारी मतलब थोड़ा नॉर्मल स्पीड से तेज, बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बताई जाए। तो भाई स्पिरिचुअलिटी भी नेक्स्ट 15 से 20 साल में बहुत तेज फैलेगी। ठीक है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसकी वजह से, चाहे कैलेमिटीज़ हो गए, नेचुरल इम्पैक्ट्स हो गए, प्रकृति पे कुछ प्रभाव रहेगा हमारा इन सब चीज़ों की वजह से। पर स्पिरिचुअलिटी और सनातन बहुत तेज स्पीड से फैलेगा, भागेगा, और पूरी दुनिया इसको मानेगी। ये एक पृष्ठभूमि बनेगी भारत को जगत गुरु बनाने के लिए। यस, ये बिल्कुल बनेगी जगत गुरु बनाने के लिए। और आप देखेंगे 40-41 से हम ऐसे थम ठोक के कह पाएंगे कि हम हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ज़रूर है, थोड़ा वेट ज़रूर करना है हमें, बट ये चीज़ें होंगी और जल्दी होंगी। और
सनातन, जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि ये आने वाले टाइम में पूरा विश्व इसको स्वीकारेगा, पूरा विश्व इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अभी भी हो रहा है, पर उस टाइम में बहुत खुले में होगा जिसे कहते हैं। जी। तो ये ज़रूर होगा, और सनातन को लोग जो हैं बहुत ही आदर और सद्भावना और अच्छी नज़र से देखेंगे, और इसका हर धर्म पे एक स्थान होगा, हर धर्म के लेवल पे स्थान होगा। देखिए, अभी अगर आप जाइए, दुबई जाइए, तो वहाँ मंदिर में भी सब तरह के देवी देवता हैं, जी। प्लस गुरु ग्रंथ साहब भी हैं। अभी जो दुबई में जो मंदिर का हाँ मंदिर जो नींव रखी ठीक गई है, थी, और बिल्कुल, अबू बिल्कुल। धाबी में भी बहुत अच्छा बना है। तो आने वाले समय में ये जो सौहार्द का है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स या जो एक धर्म का सौहार्द जिसे कहते हैं, वो बनेगा, वो माहौल बनेगा और अच्छा होगा, मुझे लगता है। जी जी। इन सब के बीच मैं बात करना चाहूँगी आपसे राहुल गांधी जी की। अच्छा, जी जी। राहुल गांधी जी की कुंडली मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में ही रहेंगे, या पॉलिटिक्स से हटकर अध्यात्म के रास्ते, अध्यात्म में कुछ नया इतिहास रच सकते हैं सनातन में? अच्छा, क्या हम राहुल गांधी जी को सनातन से जोड़ सकते हैं क्या? देखिए, वो कोशिश तो बहुत करते हैं राहुल गांधी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनका। देखो, अभी मेरे को जो भी मेरे पास डिटेल हैं, उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी 4-5 साल उनका कोई बहुत उज्जवल होना है। यानी कि ग्रोथ कमिंग 5 years में उतनी नहीं दिख रही नहीं दिखती उतनी। ठीक है, 31-32 के बाद शायद। अभी जो आपने पूछा है उसके क्वेश्चन को मैं देख के मुझे लगता है 30 के बाद, 2030 के बाद शायद कुछ चीज़ें बने उनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें आए, कुछ अच्छा हो। बट उनका चार्ट मुझे अगर मैं बात करूं 27, 28, 29 में कुछ खास समझ में नहीं आता। आने वाले 4 साल, आज 25 चल रहा है, तो 30 के बाद ही जो है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ सकता है। आपने पूछा कि धर्म की तरफ आएंगे, आ सकते हैं, आना चाहिए उनको। जब सनातन आ रहा है तो आ सकते हैं, पर उनका कोई बहुत भला हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाए, ऐसा सारे ग्रह तो नहीं बोलता। हाँ, कुछ लेवल पे रहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे। ठीक है, बाकी मैं और देखूंगा तो आपको बताऊंगा। बट मुझे अभी आने वाले 4 साल तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता उनका भविष्य ज़्यादा अच्छा। पीएम मोदी के प्रतिद्वंदियों में एक चेहरा एक और है, और वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो पीएम मोदी जी हमेशा से जीती हुई बाजी हार जा रहे हैं बैक टू बैक। अब तक देखिए 14 से लेके अब तक कोशिश बहुत की है, लेकिन बंगाल को जीत नहीं पाए। बंगाल को जीतना बड़ा मुश्किल है। इस बार भी मुश्किल है। इस बार भी देखिए कोशिशें बहुत होंगी और बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी, पर ऐसा लगता है कि ममता जी ही आएंगी एज ए सीएम। ऐसा नहीं लगता कि वो ना आए, ऐसा नहीं लगता। हाँ, दिक्कत ज़रूर होने वाली है, उनको दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, शी विल बी फेसिंग चैलेंजेस। पर जो मुझे समझ में आता है कि उनका वर्चस्व से कहीं ना कहीं साठ गांठ करके कुछ ना कुछ करके वो वापस आ ही सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इससे अगली बार नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये उनका आखिरी होगा एज ए सीएम, ये इनका आखिरी होगा। उससे आगे, क्योंकि बीजेपी अभी बहुत पावर कर लेगी। जो मेजर जो आप कह लीजिए पिलर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी लेगी। तो क्या हम ये माने कि पीएम मोदी के रहते बंगाल में कमल खिल सकता है भविष्य में, या पीएम मोदी नहीं तो मोदी के रहते तो मैं बोलूंगा, रहते तो खुले, पर एज ए पीएम रहेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना। पर पीएम मोदी के रहते अगर मैं आने वाले 10 साल की बात करूं तो बंगाल में कमल खिलेगा, वो बात पक्की रही, वो डन है। वो आज देखिए 2025 है, आप इससे बाद वाले टेन्योर में देखिएगा। इसमें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साठगांठ करके कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं आ ही जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि पूरा बंगाल में उनका साफ सफाया हम कर पाएंगे, ऐसा समझ में कम आता है। प्रश्न ज्योतिष से तो बिल्कुल क्लियर दिखता है कि मुश्किल है जी। इसी कड़ी में मैं अब जानना आपसे चाहूँगी कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष
बताइए बताइए। जी सो जी जी। बुगाड़ बहुत है, रेस में 3 बड़े नाम हैं और इसी साल यानी कि दिसंबर तक मुझे लगता है एकदम क्लियर हो जाएगा। जी, जी। जेपी नड्डा जी के बाद अगला चेहरा कौन होगा जो पूरी भाजपा को देखेगा, जो भाजपा का भविष्य होगा। आपको मुझे नाम बताने पड़ेंगे, देखिए ये तो नाम जी। बताएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। एक चेहरा जो सबसे आगे चल रहा है, जो सूत्रों के हवालों से ही मैं कहूँगी, जो अभी तक की जो खबरों में है, जो चेहरा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। गुजरात से है पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का, और कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। देखिए, जो आपने फर्नांडिस जी की बात की, कुछ चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, पर जो लास्ट में आपने नाम लिया धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का, मुझे लगता है उनके, अगर इन तीनों नाम से बात की जाए तो इन तीनों नाम में धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आता है, दूसरा फर्नांडिस जी का, ठीक है। पर मुझे ये इन तीनों में तो यही समझ में आता है कि पहला जो है उनका समझ में आता है। तो हो सकता है हम, अगर यही तीनों चॉइसेस रहीं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को हम देखें। चलिए, इन सब के बीच बस जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि 2026 देखिए, अब नव वर्ष में कुछ ही समय है, जी जी। 2 से 3 महीने का समय शेष है, तो नया साल कितनी नई खुशियाँ लेकर आएगा, क्या कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, नया साल विल बिगिन विद सम चैलेंजेस, जैसे मैंने बोला है कि 26 में, नहीं, आपसे पहले ये जानूंगी कि 25 की तुलना में 26 में भी क्या हमें कुछ इस जो भी चीज़ें हो रही हैं, अप्रिय घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्लेन क्रैश, तो नहीं बोलूँगा, प्लेन क्रैश वगैरह तो नहीं बोलूँगा, पर कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान के साथ बहुत चैलेंजेस दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन रहेगी 2026 में भी। 26 में शुरू में आपने कुछ ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगाम हमले की पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रेडिक्शन की थी, मतलब पहले प्रेडिक्शन इन द सेंस कि जब वो हमला हुआ था तो हमने देखा चार्ट में कि भाई इंडिया कब जवाब देगा, और हमने 24 तारीख को ट्वीट कर दिया था कि भाई फर्स्ट वीक में ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। और 5 तारीख को मैं दुबई था, 4-5 तारीख को, मैंने 5 तारीख को बोला था कि 5, 6, 7 इन तीनों दिन में कोई ऐसा जवाब मिलने वाला है इसको कि पाकिस्तान बिल्कुल हिल जाएगा, और 6 तारीख की रात में ही हो गया। तो ये तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। तो प्रेडिक्शंस तो एकदम जिसे कहते हैं स्पॉट ऑन थी। अभी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ टेररिस्ट, कुछ ना कुछ लफड़ा ये फर्स्ट क्वार्टर में करेंगे 26 में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और मुझे ऐसा लगता है 26 एंड या 27 में POK हमारे पास आ जाएगा, 28 तक ये इंटीग्रेट हो जाएगा, जो भी कह लीजिए, पर मुझे 26 एंड 27 में POK जो है पाकिस्तान के पास रहता हुआ नहीं दिखता। यानी कि जो युद्ध विराम लगा हुआ है अंत होगा POK की वापसी से। POK की वापसी से, बिल्कुल बिल्कुल POK आएगा हमारे पास, ये तो भविष्यवाणी। आप देखिएगा PM मोदी के रहते रहते इस टेन्योर में POK हमारा पार्ट होगा। ये आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और देखते हैं, देखिए हमने तो इतनी सारी भविष्यवाणी ट्विटर पे की हैं और बिंदास की हैं, 2-2, 3-3 साल पहले सबको बता दिया है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कोविड का बात हो, चाहे वो इतने बड़े इलेक्शंस की बात हो, लोकसभा की बात हो, या US की बात हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कि POK हमारा जो है, हमारा मोदी जी के टेन्योर, इस टेन्योर में POK इंडिया का पार्ट होगा। और इसकी एग्जैक्ट डेट्स हमने संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो ट्विटर है उस पर लिखी हुई है, एग्जैक्ट मंथ लिखी हुई है। तो 26 वाला जो है कुछ चैलेंजेस के साथ ग्रो, तो देखिए हम ग्रो करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, चैलेंजेस रहेंगे। और इंडिविजुअल, देखिए ये देश का एक जनरल प्रेडिक्शन करना एक अलग बात होता है, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, कईयों की लाइफ स्मूथ भी होती है, कई लोगों की आप थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, कई कम भी होती है। तो आपके ग्रह कैसे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना GPS एक सही एस्ट्रोलॉजर से देख के ज़रूर मैप कराएं जी, कि भाई आप एक ज्योतिषी के पास जाएं, भाई मेरा करियर फाइनेंस कैसा दिखता है अगले साल के लिए, आगे 5 साल के लिए, तो वो एक बता देगा आपको, एक हल्का सा गाइड कर देगा ना, तो आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चैलेंजेस में ग्रोथ कहाँ आपकी हो रही है ये जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, जैसे मैं बोलता हूँ 6, 8, 12 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो मिजरी लाती है जी। 6 होता है डिजीज डेट लिटिगेशन, 8 होता है ऑब्स्टिकल, 12 होता है लॉसेस, 6 सेवा भी होता है, 8 योगा प्राणायाम पद्म साधना भी होता है, 12 में कहता हूँ ध्यान होता है, लंबा ध्यान, या मैं एडवांस कोर्स भी बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ थोड़ा ध्यान करिए, जब खुद ध्यान करिएगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। प्रारब्ध को कोई भी ऐसे नहीं काट सकता जी। प्रारब्ध को काटने का तरीका सिर्फ ध्यान और गुरु कृपा या भगवत कृपा है,
और कोई तरीका नहीं है। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक उस प्रभु को याद नहीं करोगे, जब तक उस डिवाइन को याद नहीं, वो क्यों आएगा आपको मदद करने? भाई माँ भी जब भी दूध पिलाती है बच्चे को, जब बच्चा रो रहा होता है, राइट? तो कहने का मतलब जब उसको याद करोगे तो 6 सेवा भी होता है, 8 योगा प्राणायाम और 12 ध्यान। तो अगर ये आप करते हैं तो अपनी लाइफ में मिजरीज को ओवरकम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और लाइफ में जो भी चैलेंजेस हो, देखो हर किसी की लाइफ में, बिना चैलेंजेस के आदमी की लाइफ ही क्या है? कुछ नहीं है। तो चैलेंजेस से कभी नहीं घबराना है, मालिक को याद करना है, भगवान को याद करना है और अपने विल पावर को स्ट्रांग करके डेली लगना है, काम करना है, तो आप उस काम को कर पाएंगे। आपका ग्रह अगर अनफेवरेबल, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं पर आप काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, मैं ग्रह थोड़ा सा आके देख के फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। आपके ग्रह खराब है, लगता है टाइम टफ, पर आप खूब जम के मेहनत कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, सरेंडर करके काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रह वो आदमी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो अच्छे ग्रह वाला आदमी भी रह गया कि अरे ग्रह अच्छे, हमने तो काम कुछ नहीं किया, मैंने सब अच्छा है, तो वो बस आराम से चला गया, तो बेस्ट ग्रहों का यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। जिससे मैं कहता हूँ इफ़ यू वांट टू बी किंग और क्वीन, अगर अपनी लाइफ का आप राजा या रानी बनना चाहते हैं असलियत में, तो अपने समय का ज्ञान कर लीजिए। अगर आपको समय का पता है कि इस टाइम में चैलेंज आना है और ये उपाय मैं अभी से कर लूँ, तो आपका समय टफ टाइम भी ऐसे निकल जाता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस सब धर्म ज्ञान के दर्शकों को यही बोलूँगा कि थोड़ा प्रभु का नाम, ध्यान और ज़रूर करें, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बरकत होगी, प्रोग्रेस मिलेगी। और एक छोटी सी रेमेडी बता दूं, आप बोले तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रेमेडी मैं बताता हूं कि एक तो मैंने बोला 6-8-12 का सेवा तन मन धन से होती है, तन से, मन से, धन से, योगा प्राणायाम और ध्यान, ये तो एक बेसिक फंडामेंटल रेमेडीज हो गई। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप ये ट्राई करिएगा, देखिए ये ट्राई करिएगा, बहुत ही पावरफुल है और मैंने पूरे विश्व में दिया है और जिन्होंने ट्राई किया आज तक फेल नहीं हुआ। आप फिर चाहे मुझे बताएंगे, चाहे इस पॉडकास्ट से नीचे कमेंट, आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो लाइफ में, कोई आपका काम ना हो रहा हो, ठीक है, पूरी कोशिश कर लिया आपने 100%, ठीक है, चाहे फ्लाइट ही छूट रही हो, आप टाइम से निकले पर जाम में फंस गए, फ्लाइट छूट रही है, कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला काम हो रहा है और कोई ऐसा काम हो रहा है जो हो ही नहीं रहा आपका, आपने 100% काम कर लिया, 100% एफर्ट डाल दिए, आप उसके बाद क्या करना है, आपको 5 बार जय गुरुदेव बोलना है। जय गुरुदेव किसका नाम है? प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, किसी गुरु का नाम नहीं, ये भगवान का नाम है, कलयुग में जगाया हुआ नाम, ये पावर इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, जैसे पावर हाउस की जय गुरुदेव। तो आपने जय गुरुदेव बोलना है और आप देखिएगा आपको 5, 10, 15 मिनट में कोई ना कोई मदद मिलेगी। आप रात कहीं फंस गए, टैक्सी नहीं मिल रही, कोई व्हीकल नहीं आ रहा, कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अकेले हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं लाइट चलेगी, कुछ भी हो, आप 5 बार जय गुरु। पर हाँ, उससे पहले क्या 2 कंडीशन है, वो ज़रूर होनी चाहिए। एक तो आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भैया आज से छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि सत्व रजस तमस इस तरह का फूड हमारे मन को, हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है जी। आने वाले टाइम में वैसे भी मांस मछली में और ज़्यादा एंटीबायोटिक और ज़्यादा नेगेटिविटी आएंगी, तो वो सही नहीं है जी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो आप अपना फूड अच्छा कर लीजिए, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा और आपने इस मंत्र को यूज़ करते वक्त पूरा 100% ट्राई कर लिया, तभी विश्वास होगा, नहीं तो लगेगा अरे ये तो तुक्के से हो गया, मैं तो अभी करने वाला था। 100% ट्राई कर लीजिए, फिर भगवान को याद, जिन भगवान को आप मानते हैं उनको याद करिए और 5 बार जय गुरुदेव बोलिए, देखिए आपका काम होगा। दूसरा मैं बोलूँगा, देखिए हम इस पृथ्वी पे हैं, हमें सस्टेन करने के लिए चाहिए, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो सस्टेनेंस एनर्जी मैं बोलता हूँ विष्णु एनर्जी। अगर आप रोज ना विष्णु सहस्त्रनाम सुने तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो बाकी रह जाए। विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई लोग नहीं पढ़ पाते, सिर्फ सुन लीजिए और ध्यान करिए। देखिए मंत्र को जितना रिस्पेक्ट करिएगा ना, मंत्र उतना काम करता है। तो आप ऐसा नहीं मंत्र चला दिया, अपना सब्जी काट रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो नहीं, बैठ जाइए, चाहे लेट जाइए, बैठा नहीं जा रहा लेट जाइए, मंत्र प्ले करिए विष्णु सहस्त्रनाम और सुनिए उसको, ध्यान करिए, देखिए उससे कितना फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। तीसरा मैं बोलूँगा, रात को जब भी सोने जाएं, ग्रैटिट्यूड, जो भी है भगवान तुमने बहुत दिया, उनको ग्रैटिट्यूड और प्रेयर्स करके सोने जाएं। बिल्कुल, आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए, आभार व्यक्त करें। और रोज, और अगर आप बच्चे हैं, फैमिली है, सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, सब बैठ के एक प्रार्थना करें, ग्रैटिट्यूड करें, भगवान को याद करें, एक प्रार्थना, कुछ सत्संग, कुछ भी गा बजा के, और फिर सोएं। देखिए आपकी नींद की क्वालिटी भी इतनी अच्छी रहेगी, आप सुबह लगेगा कि आपके काम बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रार्थना जो है हर घर में रोज होनी चाहिए। जी। जब प्रार्थना, सबसे पावरफुल रेमेडी जो यूनिवर्स की है ना, वो प्रार्थना है, प्रेयर्स। प्रेयर से पावरफुल कुछ भी नहीं। जब सब हार जाए ना, प्रेयर्स और मूक प्रार्थना, बिना कुछ बोले चुपचाप मन मन में प्रार्थना करो, बिना किसी को बताए, एकदम मिराकल का जादू की तरह काम करती है। तो ये सब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और धर्म ज्ञान में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं बोल पाया, शेयर कर पाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। आप आए और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसका भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय गुरुदेव।